हाँ, तो पहले क्या पढ़ा जाए, पहले मैप पढ़ा जाए कि पहले पेपर का डिस्कशन करोगे? जल्दी बताओ। पेपर का डिस्कशन। ओके। तुम लोग का सी सेट का इसी तरह तैयार हो रहा है, बढ़िया। और ये पूरा का पूरा सेक्शन हमने 2 बार देखा कि 25 और 24 दोनों में ही, 23 और 22 दोनों में ही क्या हुआ है कि 25, 26, 26 क्वेश्चन आए हैं। बड़ा सेक्शन है, सोच लो 35, 33 पास चाहिए, और यही होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, एक सेकेंड किसी को वो बना दूं को होस्ट, मनोहर को होस्ट बना दे रहे हैं। कहाँ गया? सबका देखिए इस तरह सी सेट तैयार हो जा रहा है। सर और ये सर जो दीदी भेजी थी तो उसमें सर बोल रहे थे इसमें समझना नहीं है, सिर्फ रटना। सर इसमें सिर्फ रटना है। किसकी बात कर रहे हो? मुझको अब अरे छोड़ो। सर, ये हाँ। हमसे पूछे थे कि कहाँ से कर लें, तो हम नहीं उनको नहीं, वो तुमने वीडियो। बिल्कुल सही बोला ये मानस पांडे की बात कर रहे हैं लग रहा है। हाँ। अरे उनकी अब बातों बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो भाई मानस पांडे जी की। सुनो लेकिन मेरी बात, ठीक है, पहली वो बात। भी बात सही बोल रहे हैं। मतलब मेन नहीं नहीं, बात है क्वेश्चन। जी। वो जो है ऐसा है, वो भी अपना पढ़ाता है। जो भी तुम जितने तुमने सीखा उसकी पहली बात तो रेस्पेक्ट करिए, उसने कुछ ना कुछ नहीं सिखाया। सर, वही चीज वो है सर, बहुत अच्छा देखिए। पढ़ाते हैं, हम ये नहीं और कर रहे सर हैं। ना, मेरी बात बहुत सुनिए। अच्छे एक पढ़ाते हैं। एक मिनट रुको, पता है वो ना एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, पूरा डिटेल में समझा रहे हैं तुमको। और हाँ इतना फ्री में मिल रहा है। मेन हाँ, बात पूरा उन्होंने पढ़ा रखा है 2012 तक। है। तो लेकिन वही है कि थोड़ा सा देखिए, सबके अंदर यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं, उसने कितना खुद अध्ययन किया है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सब किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर कुछ गलत पढ़ा देते हैं, गलती हो जाती है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। वो पढ़ा रहा है, ये अच्छी बात है, कम से कम कुछ दे रहा है। लेकिन हाँ, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है चीजों का, तो थोड़ा सा वो उतना डीप नॉलेज मुझे दिखता नहीं है। जैसे कि अब कुछ टीचर्स हैं जिनका बहुत डीप नॉलेज होता है, ऐसे ऐसे बहुत से यूट्यूब चैनल में दिख जाता है, मैंने देखा सर, है। लेकिन जैसे सी सेट प्रीवियस ईयर कर लो पूरा, तो उससे ऑप्शन रहता है कि 33 तो आ ही जाएगा। कुछ तो चीजें अगर गलत होती हैं, जैसे कि हम जहां से पेपर बनाए, यही वाले का आंसर गलत था। जहां से हाँ, पेपर बनाए नहीं, जो शिल्पी विल्पी कौन सा आता है, जो भी आता है, इसका आंसर अच्छा, गलत था। हाँ। हाँ, तो इसमें तो लोग खुद ही गलत देते हैं। कितने किताबें घटना चक्र में आंसर गलत रहता है, कई चीजों का। तो होता ही है, ह्यूमन है तो एरर होगी। लेकिन एक चीज देखो, थोड़ा सा गलत है, कभी कभी मेरे से भी निकल जाता है, दिस इज रियली वेरी बैड, कि किसी को ज्यादा अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। कोई भी मेहनत कर रहा है, सभी लोग अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी मेहनत करते हैं, कोई एक श्रेष्ठ नहीं होता है, कोई भी खराब नहीं होता। तो कभी कभी ये चीज मेरे अंदर भी गड़बड़ है, जिस पर मुझे काम करना चाहिए, कि मुझे बोल देता हूँ दैट इज नॉट गुड। और तुम्हारे लोग के अंदर तो बहुत करना चाहिए, ठीक है। कि जब भी किसी से सीख रहे हो, उसको फुल रिस्पेक्ट दो, एनीबॉडी चाहे जो भी है, क्योंकि आपको कोई कुछ सिखा रहा है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, which of the following is not a widely recognized and accepted style of interpersonal communication? अब देखिए, हम लोग जब बात करते हैं एक दूसरे में, तो कौन सी स्टाइल जो होगी, जो है, वो ज्यादा वाइडली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो देखिए, 4 स्टाइल दिया हुआ है। एक दिया था असर्टिवनेस, एक दिया था एग्रेशन, एक एक था तुम्हारा पैसिव। पैसिव वे में बात करते लोग ना, कह रहे कम्युनिकेशन की, चलो कोई मतलब नहीं, जो हो सो हो। एक होता है पैसिव एग्रेसिवनेस, जिसको कहते हैं मैनिपुलेटिवनेस, कि वो पैसिव है, वो अपनी बात जो है वो अंदर से खराब फील कर रहा है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। असर्टिव में क्या होता है कि अपनी बात साफ साफ रखना, लेकिन दूसरे की बात को इज्जत देना। दैट इज क्या होता है असर्टिवनेस, कि हम दृढ़ हैं, अपनी बातों को साफ बता रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, है ना। तो दैट इज नोन असर्टिवनेस। एग्रेशन में क्या होगा, रिस्पेक्ट दोगे दूसरे की बात को, नहीं दोगे। नहीं सर, अपनी बात आगे कर। और मैनिपुलेशन में क्या होगा, मैनिपुलेटिवनेस में अपनी अपनी जो असली इंटेंशन है छुपा लोगे। अक्सर ऐसी बातें होती हैं, लोग छुपा लेते हैं। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कि लोग अपनी बातों को वो कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा जी जी, ठीक है। तो ये उसमें होता है। तो परसुएशन जो है, वो एक तरीके से कम्युनिकेशन स्टाइल नहीं है, किसी को किसी की चीज मतलब है कम्युनिकेशन स्टाइल वो भी, लेकिन मतलब ऐसे है कि नहीं, कि इस पर रेगुलर लोग बात करते हैं, किसी को परसुएट करना, दिस इज ये कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, कोई स्टाइल नहीं है।
बोलने का तरीका? क्या तुम परसुएशन कोई स्टाइल है बात करने का? बताओ। या तो हम बहुत दृढ़ता से बात करते हैं, या आक्रामकता से बात करते हैं, या मैनिपुलेटिवनेस से बात करते हैं, इन्हीं सब से लोग आपसे राजी होते हैं। परसुएशन कोई स्टाइल नहीं है, स्वीकृत स्टाइल नहीं है। तो ये पहला आंसर गलत है। इसमें तो सीधा सीधा वो दे दिया था असर्टिवनेस, जो कि सीधा एग्जाम आंसर में ही है हर जगह। 4 स्टाइल दी हुई हैं, पैसिव, एग्रेसिव, असर्टिव एंड मैने, तुम्हारा पैसिव एग्रेसिव को ही बोलते हैं मैनिपुलेटिवनेस। ठीक है सर इंग्लिश में एक स्पेशल राइटिंग होती है जिसको कहते हैं परसुएसिव राइटिंग, तो सर मैंने इसीलिए इसको नहीं। that is a part of writing ना, that is not a, देखो होता क्या है कि तुम अपनी बात को लिखोगे तो आपकी बात जो है, देखिए बोल रहा है कौन सी स्टाइल आपकी मान्यता प्राप्त और बहुत ज्यादा स्वीकृत नहीं है, जिसको ज्यादा लोग वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज एकदम ब्लैंकेट है कि ये नहीं है। परसुएशन भी, परसुएसिव वे ऑफ टॉकिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ टॉकिंग। अब उसमें आपका, आप अब सोचिए कि किसी से आप असर्टिव तरीके से बात करिए और आप उससे जो है अपनी बातें रखिए, लेकिन अपना उसको भी रिस्पेक्ट दीजिए, तो वो आपसे परसुएट कर जाएगा। आप मैनिपुलेटिव वे में बात करिए, अपना इमोशंस जो है कंट्रोल करिए, तब भी परसुएट हो जाएगा। परसुएट करने वाली कौन सी स्टाइल होती है? व्हाट इज द वे ऑफ, जिसको कहते हैं कि हम ये परसुएसिव वे ऑफ स्टाइल है, ये इन्हीं में से तो आती है ना। हम इन सब का मिक्सचर करके तो परसुएस करते हैं किसी को, कभी अपनी बात साफ बोलकर, कभी अपने इमोशंस को छिपाकर, है कि नहीं? बताइए। तो परसुएशन जो है दैट इज अ पार्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि वो एकदम ब्लैंकेट, यहाँ पर एकदम मैथ जैसा तो होता नहीं है। तो ये तो जो चार दिया था स्टाइल, उनमें परसुएशन नहीं था, तो आंसर परसुएशन है। बाकी चीजें जो है आपका, और आप इसमें बहुत से तथ्य डाल सकते हो कि हाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन परसुएशन कम्युनिकेशन स्टाइल का एक पार्ट है, इट्स नॉट अ होल स्टाइल। ठीक है, ये परसुएशन असर्टिवनेस में भी आ जाएगा, एग्रेशन में नहीं आएगा। आपका जो है परसुएशन जो है मैनिपुलेट, उसमें भी आ जाएगा, मैनिपुलेटिवनेस में भी आ जाएगा। चलिए अब क्या है, इंडिविजुअल receive the message, ask themselves the basic question, is the person giving the message trustworthy and sincere? संदेश प्राप्त करने वाले स्वयं से प्रश्न पूछते हैं ना, हमेशा पूछते हो ना कि जहां से ये यूट्यूब चैनल है ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, ये सिंसियर है कि नहीं है, क्या और क्या जो है ये जो सोर्स है जो हमें पढ़ा रहा है उसको उस चीज का नॉलेज है कि नहीं, पूछते हो कि नहीं? बताइए। तो Yes, sir. तो ये दोनों ही सही है। इज द पर्सन गिविंग द मैसेज ट्रस्टवर्दी एंड सिंसियर? बिल्कुल। डज द सोर्स नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट? दोनों ही। अगर हमें जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की कोई बात बोलेगा तो हम गंभीरता से लेंगे ना। अगर रघुराम राजन इकोनॉमिक्स की बात बोलेंगे तो हम क्या लेंगे? गंभीरता से लेंगे। और एक व्यक्ति जो लगातार सच बोल रहा है, ट्रस्टवर्दी है, तो हम उसकी बात को, इसीलिए तो होता है कि हम जो है सोर्स कैसा है इस पर बहुत जोर देते हैं। जैसे आज कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रेपुटेशन बनी हुई है, इसीलिए ऐसे मार्केट में जो नए लोग आते हैं उनका अपना बनाना मुश्किल होता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम बातें हम वर्बली करते हैं कि नॉन वर्बली करते हैं? दिन भर बोलते रहते हो? नहीं, मैक्सिमम नहीं टाइम सर। नॉन वर्बली कहते हैं, या अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने हाथों से। हमारे बातों में बहुत बड़ा पार्ट किसका होता है? नॉन वर्बल का होता है कि नहीं? तो कितना है ये? 55%। तो हमेशा जान लीजिए वर्बल मैसेज जो होता है नॉन वर्बल जो होता है वर्बल से ज्यादा होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ नॉट, हाँ बोलो। सर मैंने एक पढ़ा था, पेपर था, उसमें दिया था कि ये मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स 80% तक हो जाता है कुछ नॉन केसेस में। वर्बल, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नॉन वर्बल तो बहुत ज्यादा है, हम लोग दिन भर कहाँ बोलते हैं, मैक्सिमम नॉन वर्बल ही होता है। दिन भर बोलने की एनर्जी भी चाहिए। सर एक क्वेश्चन आया था सर, आया था प्रीवियस ईयर कि कितनी देर हमारा पंचायत में बीतता है, तो उसमें से 80 से 90% पंचायत करने में। हाँ होता होगा, पता नहीं। सोते ये समय तो डिपेंड करता है इंसान पे। सोते सर, समय पंचायत करते हो क्या? नहीं सर, वही जब सोते हैं वही तभी तभी वही 10% घट गया। 10% क्यों सोते हो तुम? हम तो वही तगड़ा तो सर हमको नहीं समझ में आया कैसे। पता है, नहीं देखना पड़ेगा।
हमको पढ़ते समय पंचायत करते हो तभी ये सब दिमाग में रहता चीजें। मुझे अरे तो सर following- वो एक्टिव आवर्स को कैलकुलेट किए होंगे उसी में से उतना परसेंट। तो ये 80% बोलना नहीं, एब्सोल्यूट बोलना है, इज नॉट सेइंग एक्टिव आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ, ऐसा भी नहीं है। अब क्या गांधी जी पंचायत करते थे या जजेस वजेस पंचायत करते? बहुत से लोग हैं जो चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते हैं, हर आदमी पर थोड़ी वो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है कि नहीं है? अगर तुम किसी की भाषा नहीं जानते हो, क्या तमिलियन से बात कर पाओगे? तो एक बैरियर है कि नहीं है? पीछे जो हल्ला होता रहता है तो क्या तुम्हें बात समझ सुनाई देती है? नहीं सुनाई देती। या बैकग्राउंड का नॉइज, ये भी बैरियर है। संस्कृति किसी की जानते नहीं हो, उठ पटांग बोलने लगे, तो क्या तुम उससे इफेक्टिवली बात कर पाओगे? नहीं। कलर कोई बाधा नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी तीनों बाधाएं हैं कि आप जब तक आप इसको नहीं जानोगे, आप अपने ही भाषा एग्जाम में जब तक भाषा पर कमांड नहीं प्राप्त करते, अपनी बातों को अच्छी तरह से नहीं लिख पाते टीचर के सामने, ना ही बोल पाते हो। तो भाषा जरूरी है। बैकग्राउंड नॉइज नहीं होनी चाहिए। बैकग्राउंड नॉइज आपको कभी कभी प्रभावित करती है, हल्ला होता है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ये जो बाधाएं नहीं है। बाकी सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण निहित हैं? तो इसमें मैंने शायद वो डाला था कौन कौन से। इसमें आपका 5 चरण है। एक पहला है रिसीव। तो पहले हम लोग कोई चीज रिसीव करते हैं, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सुनने में जो भी बात आ रही है उसको अंडरस्टैंड किए, फिर इवेलुएट करते हैं, फिर आप उसको रिमेम्बर करते हैं, तब जाके रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब आपके पढ़ाई में भी होता है। हम जो बोल रहे हैं आप उसको रिसीव कर रहे हो, फिर आप उसको समझ रहे हो, फिर इवेलुएट कर रहे हो, सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, फिर उसमें से जो बातें हैं उसको याद रख रहे हो, और लास्ट में जाके एग्जाम में क्या करोगे, या तो हमें ही बताओगे रिस्पॉन्ड करोगे, या तो जाके एग्जाम में रिस्पॉन्ड करोगे। तो 5 चरण होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ बात? 5 चरण होते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में दोबारा दिख सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब बताओ, ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। जब किसी वकील को देखते हो तो काला चीज देखते हो तो पहचान जाते हो ना ये वकील है, तो मुंह से बोलता है कि बिना बोले ही पहचान जाते हैं। ये किस तरह का? हाँ, तो ये नॉन वर्बल है। ये कैसा कम्युनिकेशन है? इसीलिए तो लोगों की अब पता चला पुलिस वाला आए, तुम पहले उससे लड़ाई वड़ाई कर लो, पता नहीं चला पुलिस वाला, तो डरोगे कैसे? तो ये जरूरी है कि इसीलिए ड्रेस कोड दिया जाता है कि लोग समझ जाएं, चिन्हित कर दें कि भैया हाँ ये कौन है, ये किस चीज का, कहाँ का बंदा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। समझ में आया बात? यस सर। प्रेस रिलीज कैसा वो है, कम्युनिकेशन है? तो पब्लिक है। अभी प्रेस हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं सब लोग, तो आ ही नहीं रहा है। वो लोग अभी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट दे विल रिलीज प्रेस रिलीज। रीड द स्टेटमेंट। अब बताइए, कम्युनिकेशन रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है? irreversible. बात बोल दिया, इसीलिए बोलने और में आदमी को, मतलब मैंने कभी सोचता था गांधी जी क्यों चुप रहते थे, तो मुझे ये समझ में आया कि चुप रहना बेहतर होता है। आप जैसे ही बोलते हो तो फिर पता नहीं क्या बोल देते हो, उसके बाद वो भले आपका इंटेंशन नहीं होता लेकिन वो वापस नहीं आ सकता। कम्युनिकेशन रेगुलर होता रहता है, इज अ कांस्टेंट, चाहे आप बोलो चाहे ना बोलो, कम्युनिकेशन होता रहता है कि नहीं होता रहता? बताइए। आप कहीं बैठे भी हो तो भी तो कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई ना कोई संदेश किसी को दे रहे हो ना, सोए भी हो तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है कि भैया ये सोया हुआ है। तो कम्युनिकेशन कांस्टेंट है कि नहीं? यहाँ स्थिर का मतलब रुका हुआ नहीं है, रेगुलर होता है इसको मतलब है। अगर स्टैटिक बोलता तो गलत होता। इट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ कांस्टेंट प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन रेगुलर होता रहता है, हर जगह हम लोग सीखते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, समझते रहते हैं। Which of the following context refers to the relation? सेंडर और रिसीवर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? सामाजिक होता है, सोशल होता है। इसमें तो सिंपल सा था। द बैकग्राउंड सिग्नल, जितने भी पीछे हल्ला मल्ला होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। ये आसान है। अब देखिए, टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। देखो इसको क्या कहते हैं, जो पहली इंफॉर्मेशन आई उसी को सही मान लेना, दैट इज नोन एज एंकरिंग बायस। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन को सही मान बोल लेना तो कहते हैं एंकरिंग। उसी पर रुक गया, उसी पर बायस हो गया, जो प्रारंभिक सूचना था उसी पर स्थिर, उसी पर एंकर रहने, स्थिर रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं एंकरिंग बायस।
एक होता है कंफर्मेशन बायस। इस समय सब लोग किसके शिकार हैं? कंफर्मेशन बायस। Yes, ये क्या होता है? जो हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, वैसी ही सूचना ढूंढकर उसको सही साबित करने में लग जाते हैं। हम मान लिए पहले से, जैसे कुछ लोग मान लेते हैं गांधी जी चोर हैं, अब वो ढूंढेंगे सारी इंफॉर्मेशन किसमें उनको साबित कर दिया जाए। और कुछ लोग ये मान लेंगे, तो अलग अलग चीज जो है वो इसको कहते हैं, वो पहले ही मान चुके हैं, कंफर्मेशन बायस। तो कंफर्मेशन बायस होती है कि हम अपने वैल्यू के हिसाब की सूचनाएं ढूंढते हैं और उसी को जो है क्या नाम है, बार बार उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिए एंकरिंग में क्या करेंगे, जो पहली इंफॉर्मेशन आएगी उसी को मान लेंगे। अफवाह किसमें फैलती है? एंकरिंग बायस में। Anchoring में, yes sir. पहली इंफॉर्मेशन आई और बस तुम मान लिए कि अरे नहीं नहीं वही हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है? तो जानते ही हो कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या होता है, कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, जितना नहीं पता पहले से ही मान, जितना आपके पास है भी नहीं उससे ज्यादा आपने कॉन्फिडेंस कर लिया कि नहीं नहीं हम तो हीरो हैं, वो है फलाना है। वो अति विश्वास, कोई भी चीज आती है अच्छी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन? बताइए भाई, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में शिष्टाचार चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए। चाहिए। Sir, चाहिए। अगर कोई तुमसे बदतमीजी से बात करेगा तो उसकी बात सुनोगे? नहीं बताइए। भैया, उससे बदतमीजी से ही बात करना पड़ेगा। हाँ, ये वाला तुमको क्लियर है। तो शिष्टाचार जो है वो चाहिए ही चाहिए, ये किसी भी चीज में चाहिए। आप अशिष्ट वे में अगर जाएंगे तो ये सोचिए कि हमको अशिष्टता करने का हक है। जब हम ये सोचते हैं तो ये जान लीजिए आपको अशिष्टता भी मिलेगी। अशिष्टता सहने को भी झेले। जो हम लोग के आजकल के बच्चे हैं या लोग हैं, उनको शिष्टाचार नहीं होता है और चीजें नहीं करते। तो ये दूसरा है, आप किसी से तभी अच्छे से बात कर पाएंगे जब आप उसकी वेदना को समझ पाएंगे, वो किस चीजों से गुजर रहा है, किस समय किस समस्या से गुजर रहा है। आप तब ये तभी हो सकेगा जब इम्पैथी होगी। और आप अच्छे तरह से किसी को, जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप उसको अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। आपके बात में सकारात्मकता होंगे, सोल्यूशन होगा और आपकी बात बेहतर होगी। प्रशासनिक पावर तो इंटरपर्सनल स्किल्स से लेना देना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो ये तीन है, ठीक है। बाकी इंटरपर्सनल स्किल्स कहाँ है उसमें? इंटरेक्शन में प्रशासनिक पावर तो पावर हो गया ना, उसमें इंटरपर्सनल स्किल्स से मतलब लेना देना क्या है? कौन से कम्युनिकेशन में इमोशनल अपील होती है? ग्रुप कम्युनिकेशन में इमोशनल अपील होती है, सिर्फ भीड़ में बैठ के इधर उधर बातें करते हैं। क्या अपनी इमोशन तुम ग्रुप में बता पाओगे? क्लास में क्या अपनी नहीं इमोशंस? sir. अगर हम आप लोगों को एक एक करके फोन करें तब इंटरपर्सनल Yes, sir. कम्युनिकेशन में, तब आप अपनी इमोशंस बता पाओगे? क्या भीड़ में जाके मास कम्युनिकेशन वहां अपनी इमोशन बता पाओगे? नो। अपने आप से क्या, अपने आप से जो इमोशनल अपील थोड़ी करोगे, किसी और से ही करोगे ना। इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं से अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच। जब हम लोग दो लोगों के बीच करते हैं तो अपनी इमोशन अपने आप से, तो हम जानते हैं अपनी इमोशन, वहां अपील क्या करेंगे? वहां तो हम लोग फील करते हैं, हमको तो चाहिए होता है ना हमेशा। जब कभी खुश होते हो तो वो सूचना किसको बताना चाहते हो? किसी व्यक्ति को, खास को। कभी दुखी हो तो अपने वेदना किससे कहना चाहते हो? किसी अपने खास से। तो आप समूह ना जाके पूरे ग्रुप में कह दोगे, ना जाके जनता के पीछे हल्ला कर लोगे, अपने को तो पता ही है उससे भी तुम्हारा कष्ट नहीं जाएगा। तो कहाँ जाओगे? किसी दूसरे एक दोस्त के पास। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसी को तो कहते हैं, ठीक है। अब आइए एक और चीज आया। अब आया क्या कि what is of the following is not a stage of creative process of decision making? देखिए क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं, हम आइडिया नया लाना चाहते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, इल्यूमिनेशन होता है, हम खूब ज्यादा आइडियाज पर फोकस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो पहले प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर उस पर उसमें से एक आइडिया चूज करेंगे, फिर उसका वेरीफाई करेंगे कि वो आइडिया सही है कि नहीं है, और उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है। जब क्रिएटिव वे ऑफ डिसीजन मेकिंग करोगे तो आप एक नया आइडिया निकालने की कोशिश करोगे। तो मैंने डाला है क्या कुछ? हाँ, तो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, उसके बाद इनक्यूबेशन होता है। प्रिपरेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है सबसे पहले,
खूब ज्यादा आइडियाज पर हम फोकस करते हैं कि ये सही है कि वो सही है, फिर हम थोड़ी देर सुस्त पड़ते हैं। उन आइडियाज में से एक आध आइडिया को जो है, सारे आइडिया में से एक आध आइडिया को एकदम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, फिर मनन करते हैं हल्का हल्का, फिर उसमें से एक आइडिया जो निकलता है तो बड़ा यूरेका मूवमेंट होता है ना, अरे हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, दैट इज इल्यूमिनेशन पॉइंट। फिर हम उस आइडिया का थोड़ा बहुत इवेल्युएशन करते हैं, जिसको वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट है, याद रखिएगा। रचनात्मक, रचनात्मक क्या हो रहा है कि हम अपने माइंड में किसी एक डिसीजन को लेने के लिए आइडियाज बना रहे हैं, वही तो क्रिएटिव है प्रोसेस, हमारा खुद का क्रिएशन है। तो प्रिपेयर करेंगे, सारे आइडियाज पर फोकस करेंगे, हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं, पढ़ाते समय भी हम बहुत चीजें सोचते हैं, इसको क्या कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, कभी चीजें किताब में नहीं मिलती, फिर अपना दिमाग दौड़ाना पड़ता है, ऐसे कैसे हो सकता है, फिर उसमें से अगर कोई चीज मिल जाता है, फिर हम उसका इवेल्युएशन करते हैं, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये तार्किक है। देखो डेल्फी तकनीक क्या होती है, डेल्फी तकनीक में क्या होता है कि बहुत कोई जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़े स्तर पर कुछ चार्ट तैयार किया जाता है चीजों का, और उसको एक्सपर्ट्स को दिया जाता है क्वेश्चनेयर के रूप में, और फिर उससे जो आंसर आते हैं उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो चूंकि इसमें क्या होता है, चार्ट बहुत बड़े स्तर पर होता है, डाटा का वो प्रोसेसिंग, तो ये रिटर्न होता है। ठीक है, तो रिटर्न संचार इसके ऊपर होता है। डेल्फी तकनीक किसी दिन देखा जाएगा अगर और टाइम मिलेगा तो इसमें, लेकिन मेनली एक्सपर्ट फोकस्ड ये तकनीक होती है कि डिसीजन लेने में एक्सपर्ट्स की सलाह। मतलब सर सबको दे दिया गया, सब अपना अपना टेलीविजन निकाल के लेकर आएंगे के रूप में दे दिया गया एक्सपर्ट्स को। तो एक्सपर्ट जो हैं बहुत बड़े लेवल के डाटा को, एक समूह के डाटा को एक्सपर्ट्स के सहारे से आप एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, वो डेल्फी टेक्निक होती है। हमने देखा था, इतना मुझे मिला था क्योंकि हम तो पता नहीं था, इतना जो थोड़ा बहुत मिला था हल्का फुल्का, तो रिटर्न ही है। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या है, उसका लास्ट स्टेप क्या होगा, जब तर्क संगत, आखिरी स्टेप में तो विकल्प की पहचान करोगे नहीं, करोगे क्या? आखिरी स्टेप में जो है नहीं, तुम्हारा जो है विकल्प तो पहला स्टेप होगा। ठीक है, और विकल्प का मूल्यांकन भी शुरू में कर दोगे, मूल्यांकन के बाद ही ना चुनोगे, पहले विकल्पों की पहचान करोगे, फिर उस विकल्प का मूल्यांकन करोगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको ही, तार्किक हो तो बेस्ट ही तो चुनोगे। रैशनल है ना यहाँ पे, बुद्धि क्या कहेगा, 4 में से जो बेस्ट है। अब बेस्ट तो है कि नहीं वो तो अलग बात है, तुमको बेस्ट मानना पड़ता है कि दिस इज बेस्ट। ठीक है, वो तुम्हारी सोच जितनी होगी उस हिसाब से बेस्ट होगा। तो यही जो सर्वोत्तम डिसीजन होता है, जो सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं? सर यहाँ पे अगर मान लीजिए सर्वोत्तम ना होता तो विकल्प का चयन हो सकता था ना? अगर यही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ रैशनल डाल दिया है ना, तो रैशनल का मतलब यही होता है कि बुद्धि लगाए हैं तो बेस्ट ही चुनेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे तो बेस्ट के जगह पे कुछ भी चूज कर लेंगे, है ना। आप देखिए, अगर एक बार आपके एक छोटा सा वो देते हैं तरीका, आप अपने आप को फिलोसफी में है, अपने सारे पूर्वाग्रहों से, हर एक चीज से जो आपको सिखाया गया है, आपके धर्म जात एवरी जगह पे, उन सब से आजाद होकर एक सिंपल से मनुष्य की तरह चीजों को सोचिए, आपको हर चीज का नॉर्मल आंसर मिल जाए। ये फिर आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है, देन आपका ब्रेन एक अलग तरीके से सोचेगा। हम ऑलरेडी प्रोसेस्ड लोग हैं, वी आर प्रोसेस्ड, हम सीखी सिखाई बातों को सही साबित करने पर तुले रहते हैं, चाहे उसका कितना भी इलॉजिकल वो आता है। चलिए भैया, पुलिस ऑफिसर बन गए आप लोग, यू आर अ पुलिस ऑफिसर, आपको जो है स्टेट का मेला चल रहा है, मेले में ढेर सारी सिचुएशन है, क्या करोगे? एक चरखा जिस पर लोग बैठे हैं टूट गया, और इसमें ज्यादा नुकसान जो जिसको वो मतलब उसको पहले सही करोगे, या कहीं जो मेन तंबू था उसके बगल में कचरे के डिब्बे में आग लग गई, या 2 लड़के जो है आपस में लड़ रहे हैं, उनके में पास हथियार नहीं है, वहां भीड़ इकट्ठा है, या एक बंदा जो शराबी व्यक्ति है वो मरा पड़ा है टिकट बूथ के किनारे, तो कौन सा पहले सॉल्व करोगे? भैया जिसमें ज्यादा जान की खतरा होगी या जो ज्यादा तंबू। हानि होने वाली होगी उसी में। हाँ, तो यहाँ पर एक डिसीजन लेने के बीच में आप वो मेथड लोगे, यूटिलिटेरियन मेथड, कि मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल किस में होगा? जो मेन तंबू है पैवेलियन के बगल में, वहां ढेर सारी भीड़ है, वहां आग लगने से पूरा का पूरा जो मेला बर्बाद होने की संभावना है। अब आप कर एक ही सकते हो,
तो आप कौन सा करोगे? यही करोगे ना, क्योंकि पूरे मेले में मैक्सिमम लोग की जान माल जा सकती थी। झूले पे तो सारे लोग नहीं बैठे होंगे, बोलिए क्या करेंगे? तो यही आंसर है। तो मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ये चूज करना पड़ता है। आइडियल ये भी नहीं है, लेकिन हम तो मनुष्य है ना, हम एक ही चीज तो कर सकते हैं एक समय में, ठीक है। Which of the following is not a characteristic of problem situation? तो प्रॉब्लम सिचुएशन की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? तो समस्या से स्थिति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन। अब जो प्रॉब्लम सिचुएशन है उसका आप ऑर्गेनाइज करोगे, उस सिचुएशन को देखोगे कि भाई इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करके सॉल्व किया जाए। सोल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रॉब्लम सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है नहीं। समस्या कितनी बड़ी है, समस्या कैसी एक जैसी समस्या है, इसको पहले हम कैसे सॉल्व किए हैं, हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे ना, कि ये प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम सिचुएशन है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सोल्यूशन कितना कॉम्प्लेक्स है वो तो सोल्यूशन जब आएगा तब पता चलेगा, पहले ही पता चल जाएगा। सोल्यूशन का कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो प्रॉब्लम सिचुएशन को पहले हम समझेंगे, उस समस्या को का कितना बड़ी साइज है, किस तरह, अब जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी सोल्यूशन है हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो हमको मेन फोकस किस पर करना है? हमें फोकस करना है प्रॉब्लम पर को समझने में, सोल्यूशन तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो प्रॉब्लम की ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोल्यूशन इज नॉट द आंसर, बाकी तो है ही सब, जिसमें सब में प्रॉब्लम दी है वही आंसर है प्रॉब्लम वाले में। अब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर के क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है? बताइए भाई, क्या नहीं होती? पूर्व अनुभव और अभ्यास होता है, होना चाहिए कि नहीं? होता है सर, होता है। और जो है सेट वेरिएबल्स, विन्यास चर, मोटिवेशनल फैक्टर्स। ये हाँ? विन्यास चर क्या होता है सर? ये जो है वही हमको भी समझ में नहीं आया, लेकिन सेट वेरिएबल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्वर जो है उसके अब वेरिएबल्स जो भी चीजें, देखिए किस से संबंधित है प्रॉब्लम, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बिकॉज इसका आंसर तो कुछ पता नहीं था क्या था, लेकिन ट्राई करते हैं कि भैया देखिए। वो सेट्स भैया जो मैथ में रहता है वही वाले सेट की बात कर रहा है, जैसे कि जो है वेरिएबल्स का सेट हो गया, अभाज्य संख्याओं का सेट हो गया। सुनिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं आप, ठीक, तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपका बदलती रहती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदले। हाँ सर, हाँ। वेरिएबल और जो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनको उनको जो आप देखने पड़ो देखेंगे ना प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में, उसके पास जो वेरिएबिलिटी है, चेंजेस होते हैं, उस वो तो अलग अलग, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है उसका वैरायटी अलग अलग होती है, उसके अलग अलग वो होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो शायद ये इसके बारे में बोल रहा है, लेकिन हम एग्जैक्ट कंफर्मेशन एक बार कहीं ढूंढने से मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज की बहुत सी व्याख्याएं होती हैं, पता नहीं हमने जो सोचा वो सही हो, नहीं मान सकते। तो हम तो क्योंकि इसका सोल्यूशन ढूंढे नहीं थे तो मुझे पता नहीं है ये, बाकी तो दोस्त पता ही है कि पास्ट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस सर होना जैसे चाहिए। रिसर्च होता है ना, तो रिसर्च में वेरिएबल सेट करने होते हैं ना, कि पहले जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो हमने मतलब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ये अच्छा, रिसर्च में ऐसा बोलते हैं। हाँ तो हाँ उसके हाँ, लिए समझ गए, बहुत सही तो, बोली, बहुत ही बढ़िया। जो हम तो लोग ये वही एजम्पशन है। लेते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि डिमांड वाली जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कि डिमांड और सप्लाई में रिलेशन, तो जो वेरिएबल होते हैं उनको हमको फिक्स मानना पड़ता है, जैसे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं कि ये चीजें नहीं हुई तो, जैसे कि हम क्या करते हैं ना कि वेरिएबल्स, जो बहुत सी चीजें होती, एक चीज बहुत चीजों पर बेस्ड होती है, लेकिन अगर हम एक चीज एक समय पर सारी चीज फोकस करने लगे तो क्या हम संबंध निकाल पाएंगे किसी चीज पर? बताइए, अगर हम एक साथ सारी चीजों पर फोकस करने लगे नहीं सर। चीजों पे, तो हम संबंध नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या संबंध होता है, तो हमको टेम्परेचर को क्या मानना पड़ता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो एक वेरिएबल को कांस्टेंट करना पड़ा कि नहीं? तो ये किसने किया? जो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्वर था उसने वेरिएबल्स की पहचान की, उन सेट्स को जो है उसको क्या किया, उसको उसने जो है सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से सेट वेरिएबल का मतलब होता है वो सारे वेरिएबल्स का सेट जो एक समस्याओं को प्रभावित करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्वर के ही को ही तो एनालाइज करना है, ठीक है।
और मोटिवेशनल फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी समस्या को सॉल्व क्यों करोगे, कोई मोटिवेशन होना चाहिए, कोई एक आपके अंदर वो चीज होना चाहिए, या किसी काम के लिए, पैसे के लिए करोगे, अपने जीवन के लिए करोगे, जिसके लिए भी करोगे। जनरलिटी ऑफ सोल्यूशन स्टेप्स, समाधान पदों की समानता, तो ये अगर सोल्यूशन स्टेप समान है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्वर से क्या है, तो मतलब कोई भी करेगा वही आंसर आएगा। अगर सेम सोल्यूशन के पद सेम है, सेम जनरल सब पद हैं, तो अगर ये इसमें प्रॉब्लम सॉल्वर की कैरेक्टरिस्टिक से लेना देना है कि ये पहले से ही सबको पता है कि भैया ऐसे ऐसे सोल्यूशन का पद वो लेना है स्टेप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर की तो है नहीं। ये याद रखिएगा, सेट वेरिएबल वाला जो बताया इसने, ये सही बताया लक्ष्मी ने। ये तो आसान है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो क्या कहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन जजमेंट एंड डिसीजन देन वी शुड, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है तो क्या कहोगे, ओवर कॉन्फिडेंस। Which approach of decision making involves solving a problem using traditional means? रूटीन अप्रोच, उसी तरीके से हल कर रहे हो जो रूटीन है। साइंटिफिक अप्रोच में उसी तरह से करोगे समस्या का समाधान, नहीं सर। 3 तरीके से समस्या का समाधान करोगे, तो दैट इज नोन एज इन डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखो यहाँ पर मुझे जो लग रहा था कि यहाँ पर आप लोगों से डिस्कशन की जरूरत है, तो बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। आपकी जो क्वालिटी ऑफ चॉइसेस होती हैं डिसीजन लेते समय, आप निर्णय लेते हो, तो आपकी जो क्वालिटी होती है निर्णय लेने में, विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। किससे मेंटल सेट होगा क्या? सर माइंड सेट, सर मेंटल सेट। यस तुम अगर माइंड सेट तुम्हारा जो भी है, लेकिन अगर तुम्हारे बाहर परसेप्शन, हाँ, परसेप्शन भैया लगता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज का, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा, पहले तो आपको डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ना बाहर से। आप परसीव नहीं करोगे चीजें तो आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, आपको सिचुएशन ही नहीं मिलेगी, तो आप डिसीजन कैसे लोगे, आपको फैक्ट तो चाहिए ना। हमारा मेंटल सेट चाहे कुछ भी है, हम मेंटल सेट से केवल खाली डिसीजन कैसे ले पाएंगे। हमारा डिसीजन जो है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन, तब जाकर उस इंफॉर्मेशन पर मेंटल सेट काम करेगा ना। यस सर, ठीक है। तो इसलिए परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद मेंटल सेट काम करता है। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग। बताओ कौन सा नहीं है, ये तो आसान है, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर है, ऐसे ही लिखा हुआ है फालतू का। 1 हेड इज बेटर देन 2। अरे भाई ग्रुप में तो 2-3 हेड काम करते हैं तभी तो बेहतर डिसीजन आता है। ग्रुप डिसीजन इज ऑलवेज गुड। जहां पर भी आपको ये लगे कि एक मानव सारे डिसीजन सही ले सकता है, इसका मतलब यू आर नॉट थिंकिंग इन अ रैशनल मैनर। क्या आप हर चीज अच्छा सोच सकते हो? क्या आपके अंदर ये काबिलियत आ सकती है? हमने, मान लो लक्ष्मी ने कॉमर्स पढ़ा, मैंने जीवन में कॉमर्स नहीं पढ़ा, क्या मैं कॉमर्स की चीजों को उसी तरह से उतना ही बेहतर सोच पाऊंगा जितना लक्ष्मी सोच सकती है? नहीं। नहीं सर। श्रद्धा लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा, क्या मैं बायोलॉजी को उस तरह से पढ़ समझ सकता हूँ जैसे श्रद्धा कर सकती है? बिल्कुल नहीं। नहीं सर। तो इसीलिए ये जो हम सोचते हैं, तो आप कैसे सोचते हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो बैठा है टॉप पर वो सब कुछ बेहतर कर देगा? इसीलिए संस्थान बनाए जाते हैं और संस्थान में एक्सपर्ट्स डाले जाते हैं, इसीलिए ग्रुप्स बनते हैं और ग्रुप्स में डिस्कशन होते हैं, और डिस्कशन से जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज द बेटर देन द डिसीजन ऑफ 1 पर्सन। ठीक है, वहां पर अलग अलग एक्सपीरियंस की चीजें आती है। तो 1 हेड इज ऑलवेज बेटर देन 2 नहीं, 2 हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन 1। 1 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अकर्स एज अ रिएक्शन टू। प्रॉब्लम होगा तभी तो डिसीजन लोगे, है कि नहीं? उसी के रिएक्शन से डिसीजन लेते हो। डिसीजन क्यों लेना पड़ा? समाधान करने के साथ, उसका नाम है प्रॉब्लम्स के आया, इसलिए उसके रिएक्शन में। अब आया ये क्वेश्चन, मनी इज अ ह्यूज मोटिवेटर। बिल्कुल, लेकिन क्या लोग तभी प्रेरित होते हैं जब एक निश्चित तरीके से कार्य करने या व्यवहार के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं? क्या उसके अलावा नहीं होते? होते हैं ना सर, होते हैं भैया। प्रेरक है, लेकिन क्या तभी वाला वर्ड जो है वो सही है यहाँ पे? अगर धन तो
धन एक मोड, लेकिन केवल धन एक मोटिवेशन है, धन तो फिर दुनिया में माँ बच्चों को परवरिश ना करे, ठीक है, लोग किसी को सही गाइडेंस ना दें, कभी तुम किसी से बात करो तो तुमसे क्या पैसा ला तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो क्या दुनिया चलेगी? नहीं चल सकती ना। सर इसमें आपको अगर ले लिए जाए, नहीं, हमारे को क्या, हम भी पैसा तो ले ही रहे हैं तुम लोग से थोड़ा बहुत। कहाँ सर आप बताइए, बीसीएस की जॉब छोड़ के हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलो चलो, ये सब सेंसिटिव बातें ना करो आप। देयर आर सम फैक्टर्स ओनली देन वन अदर देन मनी विच आल्सो मोटिवेट्स पीपल। ये बताइए कि क्या इस स्टेटमेंट से ये आ रहा है? ऐसे ऐसे तो सही हाँ है, सर, कहाँ आ रहा है? मतलब इस स्टेटमेंट पर नहीं आ रहा है, इसमें केवल इतना लिखा हमें बहुत मनी इज बड़ा द ह्यूज मोटिवेटर। दूसरे फैक्टर्स की बात किया है इस स्टेटमेंट में? नहीं किया। तो ये जो कंक्लूजन आ रहा है वो इस स्टेटमेंट पर बेस्ड नहीं है, अच्छा, सही, हाँ ठीक ठीक है, ठीक लेकिन है। यस इस सर, स्टेटमेंट यस। पर बेस्ड नहीं है। सही तो है वो, लेकिन इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी बेस्ड नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मनी इज अ ह्यूज, इसलिए दूसरा गलत है। लोगों को लग रहा है ये दूसरा क्यों गलत है। डू यू लाइक वर्किंग, इसका आंसर कैसे आएगा? या तो यस में या तो नो में। तो कैसा सर क्वेश्चन है? क्लोज है हाँ, क्लोज क्वेश्चन है। ओपन Question। क्वेश्चन कैसा होता है? सर जिसका कुछ, दूसरा वाला फिर से बता दीजिए ना सर, आप आवाज नहीं आई थी। कहाँ चली जाती हो तुम? अम्बेडकर नगर में तुम अंबानी से बात करो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे मनी इज अ ह्यूज मोटिवेटर, इस शब्द में क्या ये लिखा हुआ है? ये कुछ दूसरा सेंटेंस इस स्टेटमेंट से आ रहा है कि नहीं? सही है या गलत वो अलग बात है। इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बन रहा है? बताइए। नहीं सर। तो बस वही गलत है। देयर आर सम फैक्टर्स अदर देन मनी विच आल्सो मोटिवेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन नहीं आ रहा है। यहाँ तो केवल मनी के बारे में बात, दूसरे फैक्टर्स की बात भी नहीं किया है ना। समझ में आया कि नहीं? तो हमको ये देखना है कि उस स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन आ रहा है। चलिए अब हम लोग अगला करते हैं। देखिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इसमें जब आपका बन जाए तो आपका सीसेट बिल्कुल ना रुके, ठीक है। उसमें भी कुछ लोग क्लास वास नहीं करते, पता नहीं क्या ही है, कैसा क्या चाहते हैं अपने आप से। डू यू लाइक वर्किंग, अब देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर कुछ भी हो सकता है, तो वो ओपन क्वेश्चन है कि क्लोज क्वेश्चन है? क्लोज क्वेश्चन। नहीं, ओपन है। नहीं, वो ओपन है, अच्छा और जिसका आंसर यस और नो में ही केवल हो, अच्छा, वो वो क्या है? क्लोज है, क्लोज क्वेश्चन। क्लोज है। सर फिर से बताइए। कोई भी प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हो, तो बस तुमने ना, तुमने उसने ना कहा, वही प्रश्न बंद हो गया। लेकिन जिसका आंसर जो है ओपन हो, कुछ भी हो सकता है, तो फिर जैसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। हाँ, जिसके मान लो तुमसे कोई पूछे कि मैथ वाई आर यू, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जिसमें आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, दैट इज ओपन क्वेश्चन, जिसका आंसर बंद नहीं हो तुरंत। यहाँ कोई पूछे तुमको काम करना पसंद है, हाँ या ना, प्रश्न का उत्तर हो गया, काम खत्म। और दो ही आंसर होंगे, या तो हाँ होंगे या तो ना होगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर, ये तो इजी है। सबसे पहले क्या सर होगा? ये क्या था, हमको नहीं। मतलब तुम सबसे पहले क्या होगा? सर्वदा, ऑलवेज। फिर उसके बाद क्या होगा? कदाचित, कभी कभी। कदाचित मतलब वो मतलब क्या हो रहा है कि आप एक सेकेंड, क्या उसका आंसर होगा? कभी कभी नहीं। सबसे पहले होगा सर्वदा, फिर होगा आपका सर कभी कभी। ऑलवेज होगा, फिर जनरली। हेलो, हाँ ऑलवेज होगा, फिर कभी समानता होगा, हाँ ऑलवेज होगा, फिर तुम्हारा होगा समानता, फिर तुम्हारा होगा कभी कभी, फिर फिर होगा कदाचित, कदाचित, फिर फिर कभी नहीं। कभी नहीं। मतलब कि हम कोई काम हमेशा कर रहे हैं, या हम उसको समानता करते हैं, या हम उसको कभी कभी कर रहे हैं, या हम उसको समटाइम्स कभी एक आध बार कर लेते हैं, या हम उसको बिल्कुल नहीं करते। यही तो क्रम होगा सही, बताओ। हाँ सर, यही है। यही क्रम होगा सही। तो ये आपका पेपर हो गया। और हम लोगों ने पेपर को आपको सीसेट का इस तरह बेहतर डिस्कशन करने करके इतना नहीं मिलेगा। इसकी रैंकिंग वैंकिंग नहीं निकालेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पहले से पढ़े रहते हैं तो अच्छा खासा नंबर पा जाते हैं, 25-24। तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। मेन मकसद है कि आप अपना प्रैक्टिस करें और इसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। अभी क्या है, हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को मैपिंग पढ़ना है। चलिए मैपिंग स्टार्ट करते हैं।